सुमो रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसे आमतौर पर बड़े बड़े भारी भरकम लोग ही खेलते हैं, लेकिन हमारा हीरो जिसकी ना हाइट ज्यादा है और ना ही उसका शरीर बड़ा है, फिर भी एक सुमो रेसलर बनने का सपना देखता है। इस कहानी का हीरो है उशो हिनामारू, एक ऐसा सुमो रेसलर जिसकी हाइट और बॉडी बाकियों से छोटी है, लेकिन जुनून और दमदार निश्चय उससे कहीं बड़ा। आज हिनामारू ट्रेन से उस नए स्कूल की तरफ जा रहा है जहां वो दाखिला लेने वाला है। ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक आदमी परेशान कर रहा होता है। हिनामारू बिना एक सेकंड गवाए बहादुरी दिखाते हुए उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती ट्रेन से बाहर खींच कर ले जाता है, पर बाहर पुलिस उल्टा उसे ही पकड़ लेती है क्योंकि उसने नीचे सिर्फ एक चड्डी पहनी होती है। थोड़ी देर सफाई देने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। अब वो एक स्टेशन पहले उतर चुका है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कहां आ गया है। किरीहितो ने जो नक्शा बनाया था वो भी किसी काम नहीं था। काफी देर भटकने के बाद हिनामारू को धूप में सुमो प्रैक्टिस करते हुए एक लड़का दिखता है। वो दीवार फांद कर सीधा अंदर कूद जाता है। वो बताता है, मैं हिनामारू हूँ, मिडिल स्कूल का तीसरा साल चल रहा है। ईशागामी हाई स्कूल की सुमो क्लब के बारे में सुना था तो उसे देखने आया हूँ। वो मोटा चोटा सुमो प्रैक्टिस करने वाला लड़का खुद को ओकी बताता है और हाँ, इस स्कूल की सुमो क्लब का अकेला मेंबर भी। हिनामारू उसे चैलेंज दे देता है। वो अपनी यूनिफॉर्म उतारता है और उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर ओकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जाहिर सी बात थी कि इस लड़के ने जबरदस्त ट्रेनिंग ली है। मैच शुरू होते ही हिनामारू इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि लगभग ओकी को रिंग के बाहर धकेल ही देता है। ओकी हार मानने को तैयार नहीं होता और पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिनामारू एक दमदार फास्ट मूव मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। ओकी हैरान रह जाता है, इतनी शानदार स्किल्स, और उसने हिनामारू को कभी किसी टूर्नामेंट में देखा भी नहीं था। हिनामारू बताता है कि वो सुमो क्लब ज्वाइन करने आया है। ये सुनकर ओकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उछल उछल कर चिल्लाने लगता है, आखिर कोई तो मिला। दोनों सुमो प्रैक्टिस रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचकर देखते हैं कि वहां गुंडों का एक ग्रुप बैठा हुआ है। एक तो फर्श पर च्युइंगम थूक देता है। हिनामारू उसे उठाने को कहता है, लेकिन वो अनसुना कर देता है। हिनामारू उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और चेतावनी देता है कि उससे पंगा मत लेना। तभी एक सफेद बालों वाला लड़का आगे आता है, युमा। वही उन गुंडों का लीडर है। हिनामारू बिल्कुल नहीं डरता, सीधा युमा को सुमो मैच के लिए चैलेंज कर देता है। गुंडे हंसने लगते हैं। ओकी डरते डरते भागकर युमा से माफी मांगता है और हिनामारू को पीछे ले जाता है। असल में युमा स्कूल का टॉप डॉग है। वो अजय माना जाता है क्योंकि उसने मिडिल स्कूल में कराटे की कांतो चैंपियनशिप जीती थी। हिनामारू बात बदलते हुए दूसरे मेंबर्स के बारे में पूछता है। ओकी बताता है कि ओडाची हाई स्कूल की सुमो क्लब में सिर्फ वही अकेला मेंबर है। हिनामारू को अब पता चलता है कि वो गलत स्कूल आ गया है। वो ओकी को अलविदा कहता है और ईशागामी स्कूल ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन घूम फिर कर फिर ओडाची ही पहुंच जाता है। जैसे ही वो निकलने लगता है, उसे ओकी स्कूल के मैदान में खड़ा दिखता है। उसका खूबसूरती से बनाया हुआ सुमो रिंग उन गुंडों ने तबाह कर दिया था। हिनामारू गुस्से से उबलता हुआ सीधा युमा की तरफ भागता है, लेकिन युमा के साथी उसे रोक लेते हैं। वो युमा को 1-on-1 मैच का चैलेंज देता है, लेकिन ओकी बीच में आकर समझाता है कि युमा बहुत घटिया इंसान है, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हिनामारू को बचाने के लिए ओकी खुद ही जिम में जाकर युमा से माफी मांगने का फैसला करता है, लेकिन युमा कहता है, मामला तभी खत्म होगा जब तू सुमो छोड़ देगा। हिनामारू ये होने नहीं देता। वो तय समय पर जिम पहुंचता है, सिर्फ एक चड्डी पहने हुए। सभी लड़के उसे देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं और हिनामारू को नीचा दिखाते रहते हैं। ओकी पूछता है कि वो आखिर यहाँ आया ही क्यों था। हिनामारू शांत होकर जवाब देता है, जिम्मेदारी है मेरी। जो इंसान दूसरे को बीच रास्ते छोड़ दे वो कभी योकोजुना नहीं बन सकता। योकोजुना बनने के लिए लोहे जैसा जज्बा, बेहतरीन तकनीक और मजबूत शरीर चाहिए। मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरा शरीर बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे अपने इरादों से ही सब पूरा करना पड़ता है और मैं चाहता हूँ कि तुम कभी सुमो मत छोड़ो। ये सुनकर युमा ताली बजाते हुए आगे आता है। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान सा दिखता है। वो नियम बनाता है, अगर हिनामारू 10 मिनट तक टिक गया तो जीत उसी की होगी। लेकिन जल्द ही युमा को एहसास हो जाता है कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। आज जहां हिनामारू खड़ा है वहां पहुंचने के लिए उसने ऐसी ट्रेनिंग की है जिसने उसके पूरे शरीर को पत्थर जैसा मजबूत कर दिया है। युमा बार बार हमला करता है, लगातार पंच, किक, धक्के, लेकिन हिनामारू दीवार की तरह खड़ा रहता है। उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं, लेकिन वो हिलता भी नहीं है। शाम की क्लास के लिए रुके हुए छात्र इकट्ठे होकर ये फाइट देखने लगते हैं। सुमो का रूल साफ है, पैरों के तलवों के अलावा अगर शरीर का कोई हिस्सा जमीन को छू ले तो सीधी हार। इसलिए हिनामारू ने खुद को इस तरह ट्रेन किया है कि चाहे जो हो जाए वो गिरता नहीं है। वो युमा को चढ़ाते हुए कहता है, पेरी लड़ाई लड़कियों जैसी लग रही है। अब हिनामारू की बारी है। वो एक ऐसा धक्का मारता है कि युमा कई मीटर दूर जाकर गिरता है। सिर्फ एक बार ही युमा को हराने के लिए काफी होता है। असल में हिनामारू कोई आम लड़का नहीं। पिछले 3 साल उसने लगातार चैंपियनशिप जीती थी और उसी समय लोगों ने उसे दैत्यम जैसा उपनाम दिया था। एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता था वो। सभी गुंडे हिनामारू पर टूट पड़ते हैं, लेकिन युमा ही उन्हें रोक देता है। 15 मिनट का समय युमा के पास था, फिर भी वो हिनामारू को हरा नहीं पाया और हिनामारू
हिनामारू ने एक ही मूव में काम खत्म कर दिया। यूमा हार मानते हुए सुमो क्लब को उनकी प्रैक्टिस रूम वापस कर देता है। हिनामारू उसे कहता है, कभी चैलेंज देना हो आ जाना। हिनामारू का सपना है कि स्टूडेंट सुमो में सबसे ताकतवर बन के दिखाए। आकार मायने नहीं रखता, वो चाहता है कि एक दिन प्रोफेशनल सुमो रेसलर्स भी उसके सामने झुककर सलाम करें। अगले दिन ओडाची स्कूल में क्लब रिक्रूटमेंट इवेंट होता है। ओकी पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई भी सुमो क्लब में शामिल होना नहीं चाहता। थके हारे वो वापस प्रैक्टिस रूम आता है और अंदर हिनामारू उसका इंतजार करते मिलता है। हिनामारू मुस्कुराते हुए कहता है, आज से मैं इस क्लब में ऑफिशियल तौर पर शामिल हूँ। क्लब ज्वाइन करने के बाद हिनामारू और ओकी पूरा दोपहर साथ प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ऑल आउट कोशिश करने के बावजूद ओकी बार बार हार जाता है। हिनामारू से उसकी टक्कर नहीं है, लेकिन हिनामारू जल्दी समझ जाता है कि ओकी कमजोर नहीं है। वो बेसिक एक्सरसाइज इतने ईमानदारी से करता आया है कि उसकी टांगे और कमर बहुत मजबूत हो चुकी हैं। उसकी नींव बेहद पक्की है। पहली ट्रेनिंग के बाद हिनामारू बेहद उत्साहित हो जाता है और आने वाले टूर्नामेंट का इंतजार करने लगता है। लेकिन एक दिक्कत है, क्लब में फिलहाल सिर्फ 2 ही लोग हैं। किसी भी कंपटीशन में उतरने के लिए कम से कम 5 मेंबर चाहिए, तो 3 और लोग चाहिए। ओकी परेशान हो जाता है, लेकिन हिनामारू उसे कहता है, टेंशन मत लो, आज इतने लोग आएंगे कि लाइन लग जाएगी। उसकी ग्रेट प्लान क्या है? बस एक बढ़िया मीट स्ट्यू बनाना जिसकी खुशबू से लोग खिंच चले आए। उधर यूमा, जो कल सुमो से पिट गया था, उसकी याद से सपने में डरकर कुर्सी से गिरते गिरते बचता है। उसके गुंडे उसे चढ़ाते हैं और यूमा की एक घुरन ही उन्हें चुप करा देती है। इस बीच हिनामारू पूरी मेहनत से अपना स्ट्यू बनाता है। वो पोषण बढ़ाने के चक्कर में उसमें भर भर के लहसुन और प्रोटीन पाउडर डाल देता है। नतीजा इतना भयानक स्वाद के इंसान क्या बिल्ली भी नहीं खाए। तभी एक सेकेंड ईयर सीनियर आता है और बड़ी खुशी से पूरा स्ट्यू खा जाता है, चाटकर तारीफ भी करता है। ये बड़ा सा लड़का है चिहिरो, रेसलिंग क्लब का मेंबर। जब हिनामारू और ओकी किसी को सुमो क्लब में जोड़ने में सफल नहीं होते तो चिहिरो उन्हें रेसलिंग क्लब के शो के टिकट दे देता है। दोनों टिकट लेकर अपने स्टॉल को छोड़कर शो देखने चले जाते हैं। रेसलिंग क्लब का शो देखने लायक था। माहौल जोशीला, भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही और बीच में चिहिरो अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन करता है। पिछले साल वो नेशनल चैंपियन रहा था। मैच जीतने के बाद भी वो अपने विरोधी को समझाता है कि उसने कहां गलती की। सच में एक जबरदस्त और दिलदार सेंपाई। ये सब देखकर हिनामारू का खून और उबल जाता है। वो जोश में आकर अपनी यूनिफॉर्म उतारता है और सीधा चिहिरो को चैलेंज कर देता है। रेसलिंग क्लब वर्सेस सुमो क्लब का मैच। ओकी घबरा जाता है। वो समझाता है, अगर आपने रेसलिंग चैंपियन को हराया तो सुमो क्लब की खूब इज्जत बढ़ेगी, लेकिन दोनों खेलों के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। रेसलिंग में एक बार पिनिंग मूव लग गया तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाता, खतरा भी होता है। सुमो में बस रिंग से बाहर कदम पड़ा या हाथ जमीन पर लगा, सीधी हार। चिहिरो को सुमो थोड़ा कमजोर लग रहा होता है क्योंकि ये ओपोनेंट को सबमिट नहीं कर सकता। तभी हिनामारू एक धमाकेदार आइडिया लाता है, तुम अपने रेसलिंग रूल से लड़ो और मैं सुमो के रूल से। देखते हैं असली दम किसमें है। फेयरनेस के लिए चिहिरो को भी सुमो वाली बेल्ट पहना दी जाती है। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रिलियोना इस मैच की रेफरी बनती है। मैच शुरू होते ही चिहिरो बिजली की तरह दौड़ता है। सोचता है कि हिनामारू को उठाकर पटक देगा, पर हिनामारू सिर्फ एक हाथ से चिहिरो का सिर नीचे दबा देता है। अगर ये सुमो होता तो चिहिरो 1 सेकंड में हार जाता, लेकिन रेसलिंग रूल्स में मैच जारी रहता है, इसलिए चिहिरो फिर उठकर लड़ने लगता है। अब चिहिरो अपना खास रेसलिंग मूव लगाने के लिए झपटता है, लेकिन हिनामारू के पैर पत्थर की तरह जमीन में जमे रहते हैं। दुनिया में सुमो रेसलर से बेहतर बैलेंस किसी का नहीं। हिनामारू आसानी से चिहिरो का एक पैर ऊपर उठा लेता है और वो गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि रेसलिंग में लोअर बॉडी की ट्रेनिंग उतनी नहीं होती। अब चिहिरो अपना आखिरी और सबसे खतरनाक मूव ट्राई करता है। हिनामारू के नीचे घुसकर उसे कंधे से उछाल फेंकने की कोशिश करता है, पर हिनामारू की लेग पावर, भाई साहब, कोई मजाक नहीं। चिहिरो का अल्टीमेट मूव पूरी तरह फेल हो जाता है। उल्टा हिनामारू एक जोरदार लेफ्ट हैंड थ्रो से उसे उठाकर रिंग से बाहर उड़ा देता है। मैच खत्म होता है। सबकी नजरें अब हिनामारू पर टिकी हैं। सिर्फ रिया बेहद नाराज दिखती है। वो तो पहले ही रूल तोड़कर हिनामारू को हराना चाहती थी, पर सफल नहीं हुई। मैच के बाद भी चिहिरो बड़े दिल से हिनामारू की तारीफ करता है। वो बताता है कि सुमो कितना दिलचस्प मुकाबला है और सुमो क्लब में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। वो सुमो की सेंटरिंग टेक्निक और हैंड अटैक सीखकर एक जबरदस्त मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। ये देखकर रिया सीधे हिनामारू की तरफ उंगली करके चिल्लाती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सब लोग हैरान। उन्हें लगता है शायद हिनामारू ने उसे धोखा दिया। जैसे ही हिनामारू और उसके साथी जाने लगते हैं, एक फर्स्ट ईयर लड़का दौड़कर आता है। वो मैच से इतना प्रभावित हुआ कि सुमो क्लब ज्वाइन करना चाहता है। उसका नाम है काई। फिर पता चलता है कि रिया की नफरत की असली वजह ये है कि वो यूमा की बहन है और वो अपने भाई की हार का बदला लेना चाहती है। अगले दिन हिनामारू और ओकी जब प्रैक्टिस रूम पहुंचते हैं तो उसे चमकता हुआ साफ सुथरा पाते हैं। ये सब यूमा ने किया था। यूमा सिर झुकाकर माफी मांगता है और सुमो सीखने की इच्छा दिखाता है। ओकी उसे देखकर डरता है, पर यूमा दिल से पछता रहा होता है। उधर चिहिरो और काई ये सब देखकर यूमा को खूब चढ़ाते हैं। यूमा शर्म से लाल हो जाता है। तभी एक काले बालों वाला चश्मा पहने लड़का आता है। उसका नाम है किराओ। वो हिनामारू का पुराना दोस्त है। किराओ भी सुमो सीख चुका है, लेकिन क्लब में मेंबर बनकर नहीं, कोच बनकर शामिल होना चाहता है। वो चेतावनी देता है, अगर ऐसे ही खेला तो पहले राउंड में बाहर हो जाओगे। अब मैं तुम सबको नेशनल टूर्नामेंट तक लेके जाऊंगा। एक हफ्ते बाद किराओ टीम को जापान के टॉप सुमो स्कूल्स में से एक एगा हाई स्कूल ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। यहाँ तक कि स्टूडेंट
काउंसिल प्रेसिडेंट रिया भी साथ आई है। जैसे ही सब एगा की प्रैक्टिस रूम में कदम रखते हैं, सबकी सांसें रुक जाती हैं। अंदर लंबे चौड़े पहाड़ जैसे शरीर वाले स्टूडेंट्स। यकीन करना मुश्किल कि इतने बड़े बड़े लोग सिर्फ हाई स्कूलर हैं। किराओ मानता है कि अगर ओदाची जैसी कमजोर स्कूल को नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचना है तो पहले उन्हें अपनी असली ताकत और कमजोरियों का सामना करना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक टॉप टियर टीम के साथ प्रैक्टिस करना। यहाँ आने से पहले किरहितो ने हर क्लब मेंबर की डिटेल में रिसर्च कर रखी। यूमा की कराटे की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है और उसने कांटो चैंपियनशिप जीती है। चिहियो एक नेशनल लेवल रेसलिंग चैंपियन है। ओके के पास ऑफिशियल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लगातार ट्रेनिंग से उसने एक स्ट्रांग बॉडी और हाई एंड्योरेंस बना ली है। काई लगभग कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलता, बस बचपन में फ्लूट बजाई थी। यूमा को किराओ पर भरोसा नहीं होता और वो किसी एमेचर की गाइडेंस मानने से मना कर देता है। तभी हिनामारू बताता है कि वो और किराओ एलिमेंट्री स्कूल में एक ही सुमो डोजो में थे। हालांकि किराओ तब कम्पीट नहीं कर पाता था। फिर भी हिनामारू कहता है कि ओदाची हाई स्कूल नेशनल जरूर जाएगा और उस गोल के लिए उन्हें एक पावरफुल टीम के साथ प्रैक्टिस करनी ही होगी, और टीम में 5 लोग जरूरी होते हैं, इसलिए काई को भी पार्टिसिपेट करना ही होगा। कुछ देर बाद रिया भी आ जाती है। अपने भाई यूमा को इतना सामान उठाते देख वो नाराज हो जाती है, लेकिन बाकी सब दिखाते हैं कि वे सब भी उतने ही भारी बैग्स उठा रहे हैं जो चीबा स्पेशलिटी पीनट से भरे हुए हैं। एगाए हाई स्कूल सुमो क्लब का कैप्टन यूमोदा उन्हें वेलकम करता है। वो बहुत काइंड है और हिनामारू को पहले से जानता भी है। रिया जब यूमा को सुमो बेल्ट पहने देखती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। असल में वो अपने भाई की ओवर प्रोटेक्टिव है। एगाए हाई के मेंबर्स ने ओदाची स्कूल का नाम तक नहीं सुना था और वो हिनामारू की टीम की फिजिक देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। पहले मैच में यूमा का सामना एक एक्सट्रीमली मस्कुलर अपोनेंट से होता है। मैच शुरू होते ही यूमा कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो लगातार किक्स खाकर आसानी से हार जाता है। ओके की बारी आती है। वो भी अपने अपोनेंट द्वारा आसानी से जमीन पर पटक दिया जाता है। काई जब अपने सामने कई गुना बड़े अपोनेंट को देखता है तो डर से कांपने लगता है और साफ दिखता है कि वो मुकाबला करने लायक नहीं है। इसी बीच हिनामारू को अपोजिंग टीम में एक छोटा सफेद बालों वाला लड़का दिखता है, बिल्कुल उसकी ही तरह बिल्ट। वो इंस्टेंटली पहचान लेता है वो शुन है जो एलिमेंट्री में उसके साथ सुमो सीखता था। अब चिहिरो की बारी है। नेशनल रेसलिंग चैंपियन होने के कारण वो अपने रेसलिंग स्किल से अपोनेंट को आसानी से हरा देता है। उधर शुन जिम में किसी कस यानी क्यूज नाम के लड़के को हिनामारू के आने की खबर देने जाता है और कहता है कि वो प्रैक्टिस रूम में आए, लेकिन कस आने से मना कर देता है। वो तो घर जाने की सोच रहा था। इसी समय हिनामारू खुद वहां पहुंच जाता है और पता चलता है कि कस भी एक नेशनल ट्रेजर है। कस याद करता है कि एलिमेंट्री स्कूल के मैच में उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक इतनी पावरफुल थी कि उसने गलती से हिनामारू का हाथ तोड़ दिया था। उसके बाद से कस को कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। उसकी मॉम चाहती थी कि वो अपनी ताकत कंट्रोल करना सीख, लेकिन उसके फादर का मानना था कि अगर उनके बेटे को अपनी ताकत रोक कर खेलना पड़े तो बेहतर है कि वो प्रोफेशनल बनने तक पार्टिसिपेट ना करे। कस आज भी उस इंसिडेंट से डरता है। हिनामारू उसे चैलेंज देता है। वो कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल के बाद से उसे कोई भी उसके बराबर नहीं लगा है, लेकिन कस फिर भी रिफ्यूज कर देता है। उसे डर है कि कहीं फिर से हिनामारू को चोट ना पहुंचा दे। तभी शुन आगे आता है और कस की जगह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। शुन मिडिल स्कूल का लाइट वेट चैंपियन रह चुका है, इसलिए उसके स्किल्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूमा को यह जानकर भी शौक लगता है कि सुमो में वेट क्लासेस होती हैं। एमेचर सुमो टूर्नामेंट्स में वेट बेस्ड डिविजन्स होती हैं, लेकिन इंटर हाई और प्रोफेशनल सुमो जहां हिनामारू जाना चाहता है वहां वेट क्लासेस नहीं होती। फिर भी छोटे कद के बावजूद शुन पिछले साल नेशनल क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गया था, जिससे सब लोग हैरान रह गए थे। शुन हिनामारू से अलग था। उसने अपने छोटे कद की कमजोरी को जल्दी समझ लिया था और उसका अपना एक तरीका था उसे ओवरकम करने का। इसी वजह से उसे सफलता जल्दी मिल गई थी। लेकिन हिनामारू जो बड़े और भारी अपोनेंट से लड़ने का आदी है, उसके लिए शुन एक बेहद खतरनाक अपोनेंट साबित होने वाला था। मैच शुरू होते ही हिनामारू और शुन बिजली की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शुन जानबूझकर हिनामारू की टांगों पर लो अटैक्स करता है। यही स्ट्रैटेजी लाइटवेट डिविजन्स में उसकी जीत का राज रही थी। हिनामारू तुरंत किक्स की सीरीज मारता है, जिससे शुन लगातार पीछे हटकर बचाव करता रहता है। काफी आगे पीछे की टक्कर के बाद हिनामारू आखिरकार शुन की बेल्ट पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे उठा लेता है। शुन भी मौका नहीं गवाता। वो तुरंत अपना आउटसाइड लेग लॉक लगाता है और हिनामारू को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हिनामारू जिद की तरह अड़िग खड़ा रहता है। फिर हिनामारू पकड़ मजबूत करता है और अपना डेमन व्हील टेक्निक लगाता है। उसके बाद डेमन स्टॉर्म लगाता है, लेकिन शुन दोनों टेक्निक झेल जाता है। हिनामारू समझ जाता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। वो अपना डेमन व्हील और डेमन स्टॉर्म को मिलाकर अपनी अल्टीमेट टेक्निक लगाता है। एक ही बार में शुन जमीन पर गिर जाता है और हिनामारू मैच जीत जाता है। शुन को हराने के बाद हिनामारू सीधे कुस की तरफ मुड़ के चैलेंज देता है। कुस देखता है कि हिनामारू अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे वो पहले जानता था। वो अब कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस बार कुस रिंग में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। मैच शुरू होते ही दोनों एक दूसरे से सिर भिड़ाते हैं। कुस के भारी इंपैक्ट से हिनामारू कई कदम पीछे फेंक दिया जाता है। कुस तुरंत दूसरा पावरफुल स्ट्राइक मारता है और हिनामारू को और पीछे धकेल देता है। हिनामारू काउंटर अटैक करने भागता है, लेकिन कुस उसी होल्ड में उसकी आर्म लॉक कर लेता है जिसने सालों पहले हिनामारू का हाथ तोड़ दिया था। कुस की आंखों में नफरत सी जल रही थी। वो फिर से वही आर्म ब्रेक टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता था। हिनामारू
हिनामारू पूरी ताकत से छूटता है और दोबारा हमला करता है, लेकिन कुस की आर्म थ्रस्ट उसे रोक देती है। आखिरकार हिनामारू कुस की बेल्ट पकड़ लेता है और दोनों मजबूती से एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। अब अगला मूव विनर तय करेगा। दोनों की फाइटिंग स्पिरिट उफान पर है। हिनामारू अपनी 100 डीमंस थ्रो लगाता है और कुस अपनी ग्रेट सर्पेंट स्लैश टेक्निक से काउंटर करता है। मैच अपने चरम पर ही था कि अचानक एक टीचर भागते हुए आता है और छात्रों को मैच रोकने का आदेश दे देता है। शाम को सब घर लौटते हैं। माहौल भारी और उदास है। किराओ कहता है कि हिनामारू की लड़ाई बेहद फूलिश थी, लेकिन ये फूलिशनेस ही उस पर सूट करती है और वो वादा करता है कि अब आगे से वो हिनामारू को इसी स्टाइल को मास्टर करना सिखाएगा। अगले दिन किराओ सभी के लिए एक फिशिंग बोट किराए पर ले आता है ताकि सब समुद्र में बैलेंस ट्रेनिंग कर सके। हिनामारू और चिहिरो सीवीड इकट्ठा करने में लगे हैं, जबकि यूमा की हालत खराब, उसे समुद्री बीमारी हो गई है, चेहरा पीला पड़ा है। काई तो और भी कमजोर है, वो तो उल्टियां करने लगता है और चिहिरो उसे जोर से डांटता है कि समुद्र को गंदा क्यों कर रहा है। बोट हर लहर के साथ ऊपर नीचे होती है और बैलेंस बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी गलती उन्हें गिरा देती है। किराओ बताता है कि सुमो की सबसे बड़ी कुंजी यही है, अपोनेंट का बैलेंस बिगाड़ो, और ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करने से बैलेंस और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ती है। चिहिरो समझदारी दिखाता है कि सीवीड हार्वेस्टिंग शायद सुमो में मवाशी बेल्ट पकड़ने जैसी प्रैक्टिस है, लेकिन किराओ इसे तुरंत नकार देता है। अगले दिन स्कूल जाते समय किराओ अचानक हिनामारू से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि एक बार फोन पर उसने हिनामारू से पूछा था, तुम्हें अभी भी सुमो में इंटरेस्ट है? और हिनामारू ने बिना सोचे कहा था, हाँ बिल्कुल। हिनामारू सुमो इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो अभी भी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता है कि योकोजुला स्टाइल सबसे ताकतवर है। किराओ से याद दिलाता है कि मिडिल स्कूल शुरू होने के बाद हिनामुरू ने एक भी मैच नहीं जीता और योकोजुना स्टाइल दिलचस्प है, लेकिन उससे बेहतर स्टाइल्स भी मौजूद हैं। यही बात हिनामुरू के टीचर युमो दोकुनी ने भी कही थी। मिडिल स्कूल के एक ट्रेनिंग सेशन में हिनामुरू को उसके छोटे कद को लेकर लगातार ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन हिनामुरू हमेशा कहता था वो टीचर की टेक्निक अपनाएगा और एक दिन फिर से योकोजुना बेल्ट पहनेगा। टीचर युमो दोकुनी ने कभी उसे कहा था कि 3 साल और प्रैक्टिस करके वापस आना, लेकिन आज भी हिनामुरू अपने उसी पुराने लड़ाई वाले स्टाइल पर अड़ा हुआ है। वो कभी बदलता ही नहीं। फोन घुमाते घुमाते चिहिरो को प्रोफेशनल सुमो रेसलर बनने की रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं। मिनिमम हाइट चाहिए 167 सेंटीमीटर, जिसका मतलब साफ है चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, हिनामुरू कभी प्रोफेशनल सुमो कॉम्पिटिशंस में हिस्सा नहीं ले सकता। अब किराओ सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल सेट करता है, हर मेंबर की एबिलिटी और वीकनेस देखकर। काई को समझ नहीं आता कि किराओ खुद ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा, जबकि उसे भी कंपटीशन में उतरना है। तभी किराओ बताता है कि वो कॉम्पीट नहीं करेगा, वो कोच बनेगा ताकि काय जैसे नए खिलाड़ी भी दूसरों को हरा सके। स्टार्ट होते ही युमा तेजी से दौड़कर काय पर पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन बस एक ओपनिंग में काय उसे बैलेंस से गिरा देता है और मैच जीत जाता है। युमा को बुरा लगता है, पर किराओ उसकी वीकनेस समझाता है। उसके पंचेस में पूरा वेट अपर बॉडी में चला जाता है, जिससे उसके पैर उसे सपोर्ट नहीं कर पाते। बस थोड़ा डॉज करो और वो खुद फॉल हो जाएगा। चिहिरो नेशनल रेसलिंग चैंपियन है, तो वो काफी कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन मैच शुरू होते ही काय एक इनर एंकल स्वीप मारता है और चिहिरो का बैलेंस बिगड़कर उसका हाथ जमीन छू जाता है। वो हार जाता है। किराओ उसकी वीकनेस बताता है, लोअर बॉडी वीक, जैसा कि रेसलर्स में आम होता है। इस बार उम्मीद ओकी से थी, उसने काय का पहला अटैक रोक भी लिया था, लेकिन किराओ की कोचिंग के बाद काय अपनी टेक्निक एडजस्ट करता है और ओकी को भी जमीन पर दे मारता है। किराओ समझाता है कि ओकी के पैर बहुत मजबूत है, लेकिन अपर बॉडी वीक है, कोई पास आ जाए तो वो तुरंत डिसएडवांटेज में चला जाता है। किराओ की इतनी एक्यूरेट एनालिसिस देखकर युमा भी उसकी इज्जत करने लगता है, लेकिन किराओ डांटता है, नेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों में इतनी बड़ी वीकनेसेस नहीं होनी चाहिए। वो सबको स्पेशल सुमो रेसलर्स बनाना चाहता है, ऐसे जो एक ही मूव में ओपोनेंट को खत्म कर दें। किराओ कपड़े बदल कर आता है और मैच शुरू होता है। हिनामुरू की फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। वो साफ कहता है कि वो किराओ पर कोई रहम नहीं करेगा। किराओ अपनी स्पाइडर स्टांस में आता है और हिनामुरू को लो एंगेज करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो उसकी सीधी चार्ज को ब्लॉक कर देता है। हिनामुरू अपने योकोजुना स्टाइल से उसे धकेलता रहता है, लगातार भारी हमले करता है, लेकिन किराओ दिखाता है कि असली टीचर कौन है। सिर्फ एक आर्म ग्रैब और पोजीशन स्विच से वो हिनामुरू को इनर्शिया से बाहर गिराने वाला होता है। दोनों पूरी जान लगा देते हैं। हिनामुरू अपना अल्टीमेट मूव 100 डेमन्स थ्रो चलाता है, लेकिन किराओ वही मूव इस्तेमाल करता है और उसके साथ एक लेग स्वीप जोड़कर 3 मूव कॉम्बो बनाता है। ये कॉम्बो इतना ताकतवर था कि हिनामुरू को मैच छोड़ना पड़ता है। मैच खत्म होते किराओ जमीन पर हाथ टिकाकर सांस लेता है। ये कॉम्बो 2 मूव वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत डेंजरस भी। एक बार शुरू कर दिया तो वापस नहीं लौट सकते। गलती का कोई मौका नहीं। इसके बाद वो सबको ट्रेनिंग जारी रखने को कहता है और खुद चेंजिंग रूम चला जाता है। काई देखता है कि किराओ अपने ग्लासेस भूल गया है। वो उन्हें देने भागता है, लेकिन अचानक उसे दिखता है कि किराओ एक ऑक्सीजन टैंक से सांस ले रहा है। असल में किराओ के कॉम्पीट ना कर पाने की वजह उसके बेहद कमजोर लंग्स थे। वो सिर्फ 20 सेकंड तक ही लड़ सकता था। 20 सेकंड से ज्यादा होते ही उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। इसका मतलब था कि किराओ कभी भी ऐसे टूर्नामेंट्स में सरवाइव नहीं कर सकता जहां एक ही दिन में कई मैचेस खेलने पड़ते हैं। लेकिन सुमो
सुमो के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने खुद को एक कोच के रूप में साबित करने का फैसला किया। किराओ को यह भी पता था कि काई स्कूल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी चुपचाप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है। वो इसे देखता तो था, लेकिन बिना कुछ कहे मन ही मन इसे एक्नॉलेज भी करता था। बाहर युमा सोच रहा था कि हिनामुरु आखिर क्यों इतनी मेहनत कर रहा है जबकि वो प्रोफेशनल कंपटीशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं करता। तभी किराओ समझाता है कि भले ही हिनामुरु प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा ना उतरता हो, फिर भी एक रास्ता है। अगर वो लोग हाई स्कूल टूर्नामेंट जीत लेते हैं, जो एक तरह से एमेच्योर कंपटीशन माना जाता है, तो उन्हें जापान नेशनल चैंपियनशिप में इनवाइट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पॉपुलर रेसलर को फिजिकल टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे माकुशिता कैटेगरी में हिस्सा ले सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। पूरे जापान में नेशनल लेवल के बेहद ताकतवर खिलाड़ी हैं जिन्हें नेशनल ट्रेजर्स माना जाता है। दूसरी तरफ क्यूस अपने पिता से माफी मांग रहा था कि उसने प्रोफेशनल बनने से पहले ही कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, लेकिन उसके पिता ने उसे डांटने के बजाय पूछा उसे कैसा लग रहा है। हिनामुरु के साथ हुई फाइट ने क्यूस को याद दिलाया कि वो सुमो से कितनी मोहब्बत करता है। वो हर किसी को हराना चाहता था, स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल सुमो रेसलर बनना चाहता था और फिर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। ये सुनकर उसके पिता मुस्कुरा दिए, क्योंकि पहली बार उनके बेटे ने अपनी असली इच्छा खुलकर बताई थी। वहीं उडाची हाई स्कूल में सभी मेंबर्स ने आधिकारिक रूप से किराओ को अपना कोच मान लिया और उसने घोषणा की कि अगले दिन से उनकी असली यानी नरक जैसी ट्रेनिंग शुरू होगी।